अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल अब्बासी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत के ऊपर, जिसकी मिसाल उस टाइटैनिक के जहाज़ जैसी है जो कि आखिरी टाइम में समंदर बोस होने को तैयार होता है। आप लोगों को वो वाला सीन याद है? नहीं, मैं वो वाले सीन की बात नहीं कर रहा, वो वाला सीन जिसमें लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, मगर उस टाइम पे भी एक टोला ऐसा होता है जो कि वायलिन बजा रहा होता है। आज भी पाकिस्तान में एक ऐसा टोला मौजूद है जो कि मुल्क की बजाने को तैयार है। चलें, विदाउट अ फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इकोनॉमिक्स का मतलब समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब है मईशत। इसमें हम स्टडी करते हैं कोई भी इंडिविजुअल, बिजनेसमैन या सोसाइटी अपने गिवन सर्कमस्टांसिस या अपने गिवन रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी नीड्स और वांट्स को कैसे पूरा करते हैं। अब अगर ये स्टडी किसी इंडिविजुअल, बिजनेसमैन या सोसाइटी पे बेस करती है तो हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसी तरह अगर हम इसी स्टडी को मैक्रो लेवल पे डिस्कस करेंगे, यानी कि हम नेशनल लेवल पे डिस्कस करेंगे, तो इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। सेकेंडली, जो मेन दारोमदार इकोनॉमिक्स का है वो सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर वन है सप्लाई और डिमांड। जब सप्लाई शॉर्ट होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, जब डिमांड कम होती है तो सप्लाई बढ़ चुकी होती है। एक अच्छा इकोनॉमिस्ट इसका बेस्ट फिट मॉडल निकाल रहा होता है कि कैसे सप्लाई और डिमांड का एक ऐसा मॉडल ड्राइव किया जाए जिससे जो कि विन विन सिचुएशन हो। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और ज़रा टॉप 10 कंट्रीज़ के ऊपर नज़र दौड़ा लेते हैं। ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा मेहनत करी और आज उनका शुमार टॉप 10 कंट्रीज़ में हो रहा है, क्योंकि उनकी वर्थ बाकी सारे कंट्रीज से सबसे ज़्यादा है। अच्छा, आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि उनकी इनकम जीडीपी में दिख रही है। तो जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको ज़रा मैं और एक्सप्लेन कर दूं। लेट सपोज कि कोई मैं क्लोथिंग ब्रांड चलाता हूं, आप कोई शू मेकिंग का ब्रांड चलाते हैं और तीसरे कोई साहब हैं जो कि कुकिंग वेयर का ब्रांड चलाते हैं। तो हम अपनी इनकम अपने गुड्स को बेच के कमाते हैं। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कोई फ्यूमिगेशन सर्विसेज बेच के पैसे कमाते हैं, या कोई फाइनेंशियल सर्विसेज बेच के पैसे कमाते हैं, या फिर कोई एसी की मेंटेनेंस रिपेयर करके पैसे कमाते हैं। तो वो सर्विसेज बेच के पैसे कमाते हैं। तो जीडीपी ये कहता है कि अगर एक मुल्क के लोगों की इनकम को जमा कर लिया जाए, आइदर वो गुड्स बेच के पैसे कमा रहे हो या सर्विसेज बेच के पैसे कमा रहे हो, तो वो उस टोटल इनकम को जीडीपी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देता चलूँ जिसका नाम है जीएनपी। जीएनपी का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी और जीएनपी दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर है, बट इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जीडीपी बेसिकली एक कंट्री के लोगों की इनकम को कहा जाता है, और जीएनपी ये कहता है कि उस कंट्री के बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरे मुल्कों में पैसे कमा रहे होते हैं। तो अगर उस मुल्क के लोगों की इनकम को जमा कर लिया जाए, आइदर वो उस कंट्री के अंदर मौजूद हो या दूसरे मुल्क में पैसे कमा रहे हों, तो उनकी क्यूमुलेटिव इनकम को जीएनपी कहा जाता है। तो आई होप कि आपको जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। 1991 के बाद यूएस ने अनाउंस किया कि जीडीपी इज़ द ओनली फैक्टर टू मेजर एनी कंट्रीज इनकम। तो इसी तरह दूसरे मुल्क भी इसी को फॉलो करते हैं, तो और जीडीपी को ही फोकस किया जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे उन टॉप 5 फैक्टर्स के ऊपर जो कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को या तो बेहतर बना सकते हैं या दूसरी तरफ गिरा सकते हैं। तो नंबर 1 फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल वो फैक्टर है जो कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को बूस्ट कर सकता है, बढ़ा सकता है। ह्यूमन कैपिटल में हम डिस्कस करते हैं कि उस कंट्री के अंदर कितने टैलेंटेड लोग हैं, कितने एजुकेटेड लोग हैं, कितने स्किल्ड लोग हैं। खुशकिस्मती से पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में आता है जिसकी यूथ यानी कि लेस देन 30 ईयर्स की जो आबादी है वो है 64%। डेट मीन्स के 240 मिलियन लोगों में से 148 मिलियन लोग जो हैं वो यंग हैं। पाकिस्तान की मीडियन एज 20 ईयर्स है, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की मीडियन एज 30 ईयर्स है। यानी कि हमारी जो यूथ है वो 10 साल यंग है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। जहाँ पे ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी लग्जरी है या ब्लेसिंग से कम नहीं है, वहाँ दूसरी तरफ ये एक टाइम बॉम्ब है। क्योंकि अगर हमने अपनी यूथ को डायरेक्शन लेस रखा, उनको डायरेक्शन नहीं दी, उनको फारिग रखा, तो ये आगे ना जाने पता नहीं क्या से क्या कुछ कर सकती है। तो हमें अपनी यूथ को डायरेक्शन देनी होगी। मैंने अभी रिसेंटली हमारे हेल्थ मिनिस्टर से के मुंह से ये सुना कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने बच्चे पैदा करना बंद करें पाकिस्तान के अंदर और दूसरी कंट्री में जाके बच्चे पैदा करें जहाँ पे मुसलमानों की आबादी कम है। तो मैं सिर्फ उनको यही कहना चाहूँगा कि आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी देना।
अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते ना तो अपना मुंह बंद रखें, वो ज़्यादा बेहतर है। खैर, दूसरी सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान में से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी कि लोग पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और क्यों ना छोड़ के जाएं, क्योंकि आपके सामने लॉलेसनेस, आपके सामने कि यहाँ पे फेवरेटिज्म चलता है, आपके सामने यहाँ पे पबवा चलता है, आपके सामने यहाँ पे एक्सटॉर्शन मनी है, भत्ताखोरी है। हर बंदा, हर पढ़ा लिखा बंदा ये चाहता है कि अपना फ्यूचर सिक्योर करे, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके। और इसीलिए ये जो प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, अकाउंटेंट भी हैं, जो कि किसी भी कंट्री की बैकबोन होती हैं, अगर वो ही कंट्री को छोड़ के चले हैं तो आप समझ लें कि उस कंट्री की बैकबोन ही वीक हो गई। और पाकिस्तान में पिछले साल तकरीबन 9 लाख प्रोफेशनल्स इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मसला बनता चला जा रहा है कि अगर हमने अपने ह्यूमन कैपिटल को सही डायरेक्शन नहीं दी और इसके साथ साथ इन प्रोफेशनल्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दी तो पाकिस्तान के हालात बद से बदतर की तरफ होते चले जाएंगे। एक गैलप सर्वे के मुताबिक हर 3 में से 2 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना भी चाहते हैं और बाहर सेटल होना भी चाहते हैं। और एक और ख़तरनाक बात यह है कि इनमें से 50% लोग जो हैं वो पाकिस्तान में वापसी भी नहीं आना चाहते। तो लेट सपोज़ अगर मैं किसी फैमिली को हेड करता हूँ और मेरे घर में 3 लोग रहते हैं, जिनमें से 2 लोग मेरे घर को छोड़ना चाहते हैं और उनमें से एक बंदा मेरे घर वापसी भी नहीं आना चाहता, तो अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि बीइंग अ हेड ऑफ़ द फैमिली मेरे लिए कितनी शर्मनाक बात है कि लोग मेरा घर छोड़ के जाने को तैयार बैठे हैं। मेरे ख़्याल से शायद हुकूमत ने ये सोच लिया कि उनका गुजारा या तो रेमिटेंसेस पे होगा, या वो IMF से लोन लेंगे, या फिर भीखों पे पलेंगे। क्योंकि अगर उनकी नीयत अपने पाँव पे खड़े होने की होती तो वो कोई स्ट्रिंजेंट पॉलिसी लेके आते ताकि लोग रुक सकें। ये तो नंबर 2 फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर का। पाकिस्तान में रोड्स का नेटवर्क, रेलवे का नेटवर्क बहुत बेहतर है। इसी तरह पाकिस्तान में टेली कम्युनिकेशन का निज़ाम भी बहुत बेहतर है। इसी तरह पाकिस्तान में जो पोर्ट्स का निज़ाम है, जो शिपिंग का निज़ाम है, वो बहुत बेहतर है। इसी तरह पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े मसले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के अंदर। नंबर 1 है वाटर क्राइसिस का। पाकिस्तान का वाटर क्राइसिस इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले कई सालों से डैम्स के ऊपर फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के रिजर्वॉयर्स, वाटर रिजर्वॉयर्स बहुत कम रह गए और पाकिस्तान की आबादी मल्टीप्लाई होती चली जा रही है। इसी तरह पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मसला वो है एनर्जी क्राइसिस का। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं और इससे हो ये रहा है कि जो एक्सपोर्टर है उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वायबिलिटी निकालना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया। अब अगर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं निकाल पाएगा तो वो इंटरनेशनल मार्केट को कैसे कॉम्पीट करेगा, जहाँ पे आपके बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जहाँ पे इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश है। अगर वो वायबिलिटी नहीं निकाल पाएगा तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो पाकिस्तान के पास डॉलर्स आना बंद हो जाएंगे। तो ये 2 सबसे मुश्किल चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के लिए। नंबर 3 पॉइंट है फ्यूचर ऑयल डेटा टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का। पाकिस्तान के टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बड़ी खुशाइन हैं, बड़े सेटिस्फैक्ट्री हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि पिछले साल से पाकिस्तान अपने टारगेट से काफ़ी पीछे है। ये मैं आपको ज़रा एक स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ, जिसमें मिस एन, जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान में IT ग्रोथ आराम से बढ़ सकती है, बट जिस तरह का टैलेंट उनको चाहिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ ये प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही हैं। इसी तरह एक्सलूप कंपनी के CEO मीर नासिर ये कहते हैं कि $1 बिलियन कमाने के लिए आपको 50,000 अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ वो उस क्वालिटी के इंजीनियर्स ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं जो कि आगे जाके इसमें हेल्प आउट कर सकें और इन $1 बिलियन को कमा सकें। नंबर 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पाकिस्तान के लिए इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन पे, और वो है गवर्नेंस सिस्टम का। जब इंग्लैंड वर्ल्ड वॉर हार रहा था तो विंस्टन चर्चिल की टीम के बंदे ने आके बोला कि सर हम ये जंग हारने चले जा रहे हैं और इंग्लैंड तबाह हो जाएगा। तो विंस्टन चर्चिल का उस वक्त का सेंटेंस आज तक मशहूर है कि उसने पूछा अपनी टीम के बंदे से कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं। तो उसकी टीम के बंदे ने बोला जी सर हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं। तो उसने कहा अब हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। ये आपको स्क्रीन पे WJB जस्टिस प्रोजेक्ट का एक स्नैपशॉट दिख रहा होगा, जिसमें इंटरनेशनली ग्लोबली ये इदारा किसी भी कंट्री की जस्टिस सिस्टम को
ग्रेड करता है, उनको रेट करता है। तो ये आप देख रहे होंगे कि जो भी कंट्री वन के नियरेस्ट है या 1 तक पहुंच चुका है उसको ग्रीन से डिनोट कर रहे हैं, और जो बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन में है उसको ये पिंक से या ऑरेंज से डिनोट करते हैं। जी, तो ज़रा ढूंढते कि पाकिस्तान कौन से नंबर पे आ रहा है। जी, तो पाकिस्तान आ रहा है माशाल्लाह 129वें नंबर पे। जिस पॉइंट पे पाकिस्तान को कम नंबर लेने चाहिए थे वहीं पे पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा नंबर लिए हैं। अच्छा, इसमें एक और सेगमेंट है ऑर्डर एंड सिक्योरिटी का। तो पाकिस्तान आ रहा है माशाल्लाह 139वें नंबर पे, जस्ट अफगानिस्तान से 1 नंबर ऊपर। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोग बोलते हैं कि यार FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं आती, तो भाई क्यों आएगी कि पाकिस्तान जब 139वें नंबर पे खड़ा हुआ है तो वो क्यों आएगी। और जी लास्ट पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि उस मुल्क के इन्फ्लेशन रेट क्या है, उसके फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है। तो इन्फ्लेशन रेट तो आप सबको ही पता है कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन तकरीबन 50% बढ़ गया है। मींस कि जो चीज़ लेट सपोज अगर मैं 1 लाख रुपए कमाता था तो आज उसकी वर्थ 50,000 रुपये रह गई है। इसी तरह दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट रेट है वो इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन पे 24% का इंटरेस्ट रेट है। आपके ख्याल में कोई भी बिज़नेस क्या ग्रो कर सकता है इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर? तो जब मैं इन 5 पॉइंट्स को जॉट डाउन करा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो कि इन 5 प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके। इसमें जस्टिस सिस्टम को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, पाकिस्तान के जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने के इदारे हैं, उनको भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेसी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। और इन तीनों को क्यूमुलेटिवली कोलैबोरेटिवली एफर्ट्स करनी पड़ेंगी पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए। अदरवाइज़ पाकिस्तान जिस सिचुएशन में पहुंच चुका है ये और नीचे जाएगा अगर हमने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई। और ये पॉलिसी बनाने के बाद इसको इंश्योर करना पड़ेगा कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए वो इस मंशूर को, इस लॉन्ग टर्म प्लानिंग को जो कि 10 साल 15 साल या 20 साल पे बेस करती है उसको नहीं छेड़ेगी। भले अपने पॉलिटिकल गेन्स को अचीव करने के लिए वो कुछ भी करे, बट इस पॉइंट को नहीं छेड़ा जाएगा। तभी पाकिस्तान जो है वो एटलीस्ट कम से कम एक सही राह पे गामजन होगा। वरना अदरवाइज़ हम इसी चक्कर में घूमते रहेंगे कि एक डिपार्टमेंट आएगा तो वो सड़क तोड़ेगा, अगली मरतबा डिपार्टमेंट आएगा वो सड़क बनाएगा, फिर वो भूल जाएगा गटर के ढक्कन लगाना, तो फिर दोबारा आएगा फिर तोड़ेगा, फिर लाइन डालने वाला भूल जाएगा, और हम इसी सर्कल के अंदर घूमते रहेंगे। बच्चे जो हैं वो जवान हो जाएंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे, और ये साइकिल चलता रहेगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।